ओके, तो पहले तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप दोनों के साथ अबाउट द सब्जेक्ट। बाकी लोगों को तो पता है, हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज BCR, ठीक है ना। BCR जो है ये आपका 40 मार्क्स का है, और ये जो लॉ का पेपर है उसके साथ है, यानी पेपर नंबर 2 बोल सकते हो। पेपर नंबर 2 पार्ट बी, और जो पार्ट ए है दैट इज लॉ, और वो होता है आपका 60 मार्क्स का। BCR का जो पेपर है ये सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। उसमें भी कुछ भी MCQ टाइप नहीं होता। पहले 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉ के होते हैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 जो होते हैं ये होते हैं आपके BCR के क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये आपको करना ही करना होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। रिमेनिंग के जो 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये भी 10 मार्क ईच होता है। तो आपके 3 + 1 4 क्वेश्चंस 10 मार्क ईच, 40 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है इसमें 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है और 5 नंबर का नोट मेकिंग आता है, ठीक है ना। 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आपको एक लंबा सा पैसेज पढ़ना होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, स्कूल में भी आपने किया है। और 5 नंबर का नोट मेकिंग होता है, क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आते, जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं इनमें से जो 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है ना। चारों क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, पहले तो ये समझ लो, इन चारों क्वेश्चन का सेम पैटर्न है। 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आता है चैप्टर से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक आपका चैप्टर है, इसका होता है पार्ट ए। एंड चारों ही क्वेश्चंस में पार्ट ए जो है ये कम्युनिकेशन चैप्टर का ही होता है, 2 नंबर का होता है। तो 2 2 2 2, ठीक है ना। आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने होता है, यानी 2 2 2, यानी कि 6 नंबर का ये चैप्टर हो गया। अगली बात समझ। जो सी पार्ट होता है ये होता है आपका राइटिंग स्किल से रिलेटेड, जिसके अंदर आपका लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ आ जाती हैं, प्रेसी राइटिंग, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन होता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 5 5 5 कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी 15 नंबर का ये हो गया। 6 और 15 21, 21 और 10 31 नंबर का पेपर। समझ आ गया आपको क्या होता है। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन, 6 नंबर का कम्युनिकेशन, 15 नंबर का कम्युनिकेशन। रिमेनिंग 9 नंबर का आपका होता है पार्ट बी, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिनोनिम्स बताने होते हैं, करेक्ट मीनिंग बताना होता है वर्ड का, बेसिकली ग्रामर। जो ग्रामर वाला पोर्शन है ये आपका होता है 3 नंबर का। 3 3 3 3 कोई 3 क्वेश्चन करना है, यानी 3 × 3 9 नंबर का ये हो गया। अभी जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसके अंदर बहुत सारी रैंडम चीज़ें आ सकती हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। बताओ किस वर्ड का क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा अब तक क्या हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो जिन बच्चों का नवंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उनके लिए तो अभी पूरा पढ़ा ही है दोबारा करने को। जिनका अभी मई में एग्ज़ाम है, मई में, उनको ये वाला जो पार्ट है कम्युनिकेशन 6 नंबर का ये हो चुका है, ये रिकॉर्डिंग से देखना है। और ये जो 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये हो चुका है, ये भी आपको रिकॉर्डिंग से देखना है। ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं है, मेरे ख्याल से 6 क्लासेज या 7 क्लासेज हुई हैं अभी तक, जिसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा जो चल रहा है दैट इज़ राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट, ठीक है ना, जो कि आपका 15 नंबर का आता है। इसके अंदर ही आज हम शुरू कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये पार्ट सी में आता है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 में से किसी क्वेश्चन में। अब तक जनरली देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट सी है वो होता है प्रेसी राइटिंग, जो हर अटेम्प्ट में देखा गया है अब तक आया है। यानी कि प्रेसी राइटिंग तो समझ लो आता ही आता है हर एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में से किसी एक क्वेश्चन में आपको ये दिख सकता है, फॉर्मल लेटर या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर समझते हैं। लेटर राइटिंग आप लोगों ने स्कूल में भी किया है, ठीक है ना। लेटर राइटिंग आपको पता होगा, पहले आपका एड्रेस आता है, सेंडर से एड्रेस, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैम आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बॉडी आती है, फिर योर्स सिंसियरली नाम आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाती है। यही है एग्जैक्टली सेम जो अभी आपको यहाँ पे भी करना है। इस चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर है इजी चैप्टर है, आज की क्लास में फॉर्मल लेटर्स कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में ऑफिशियल कम्युनिकेशन कंप्लीट करा दूंगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर आपका
दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सर्कुलर राइटिंग, एक आता है मेमो राइटिंग। सर्कुलर राइटिंग एंड मेमो राइटिंग ये आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आता है, और फॉर्मल लेटर के अंदर लेटर राइटिंग है। अब जो लेटर है वो आप किस किस पर्पज से लिख सकते हो? एक आप किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो, और किस लिए लिख सकते हो? कंप्लेन लेटर लिख सकते हो, किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है तो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो अलग 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 केसेस में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इसका देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसके दो पार्ट हैं। ये है पार्ट 1 और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मल लेटर्स। ये रहा आपका फॉर्मल लेटर। और इसी चैप्टर का पार्ट 2 है जिसके अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, सर्कुलर राइटिंग एंड मेमो राइटिंग। क्या होता है सर्कुलर राइटिंग, क्या होता है मेमो राइटिंग, ये अगली क्लास की बात है। इस क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मल राइटिंग क्या, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि 2 नंबर होता है फॉर्मेट के। फॉर्मेट आपको पता ही है, अभी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को फॉर्मेट क्या होता है। स्टार्टिंग की 3-4 लाइन आती हैं, सेंडर का एड्रेस, जो सेंड कर रहा है लेटर उसका एड्रेस, फिर आती है एक स्पेस छोड़ना है, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर आएगी डेट, फिर स्पेस छोड़ना है, फिर आएगा रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, फिर आएगा रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। और अगर आपको नाम पता है जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हो तो उसका नाम आता है। जैसे आपको पता है आप मिस्टर ए को लेटर लिख रहे हो तो डियर मिस्टर ए, तो रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या डियर मैम कब लिखना है? जब आपको जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम नहीं पता। नाम पता है तो जो नाम है वो आ जाता है। क्लियर हो गया बात? फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, लिख ही लोगे आप लोग, अभी देखेंगे कैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर आएगी बॉडी। बॉडी के अंदर आपको चीज़ें लिखनी है, आसान होती है, मुश्किल नहीं होती। मतलब आप ये समझो कि लेटर राइटिंग जो है ये आपके फ्री के 5 नंबर हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। फ्री के 5 नंबर, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। अब आपके देखो लेटर्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं बाबू सोना वाले इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना, आप गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, रिलेटिव को लिख सकते हो। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स। हमारे एग्जाम में जो आता है वो क्या आता है? फॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल लेटर कभी भी नहीं आता। फॉर्मल लेटर कब यूज़ होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिस में जब आप ज्वाइन करोगे आर्टिकलशिप, आपको लिखने कोई भी लेटर तो एक फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है ना। आपने कभी स्विगी जोमेटो से कुछ मंगाया हो, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया हो, आपने उसे रिटर्न किया हो तो आपके पास उसका मेल आता है, वो भी एक तरीके से समझ लो फॉर्मल मेल होता है, जिसमें वो बोलते हैं कुछ ना कुछ कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, हम देखेंगे कि आगे ऐसी दिक्कत आपको ना हो, ये वो चीज़ वो लिख देते हैं। ग्रोफर से सामान मंगाओ, कोई सामान ना आए तो आप कंप्लेंट डालते हो, उसका भी आपके पास मेल आ जाता है। तो सारा क्या वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो देखो क्या लिखा है, फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आपका कोई वेल डिफाइंड कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, उस वजह से वो लेटर लिखा जाता है। और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्बिटरी करस्पॉन्डेंस। ऐसे नहीं कैसे मजे मजे के लिए आप लिख रहे हो लेटर 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 लेटर, कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस वजह से वो लेटर लिखा जाना चाहिए। अब देखो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मतलब की है नहीं, देखा जाए तो ये लेटर के बारे में बता रहा है, आपके मतलब का है कि लेटर लिखना कैसे है, ठीक है ना, वो आपके मतलब का है। तो देखो लेटर्स जो हैं, फॉर्मल लेटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। एक है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, तो मैंने आपको बोला इंक्वायरी करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। कोई कंप्लेन आपको रजिस्टर करनी है इसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो उसके लिए लेटर लिखा जा सकता है। प्लेसिंग और कैंसिलिंग ऑर्डर्स, सेंडिंग रिप्लाईज इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज और कंप्लेन एक्सेट्रा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई इंक्वायरी आई थी, आपको उसका रिप्लाई करना है, उसके लिए भी लेटर लिखने को आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। फिर होता है लेटर हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम्स। आपके घर के पास का जो सीवर है वो लीक हो रहा है पिछले 10 दिनों से, तो आप एक फॉर्मल लेटर किसको लिखोगे? नॉट अथॉरिटी को, कि भाई आओ ये ठीक करो, इतने दिनों से लीक हो रहा है, इसमें इतना पानी वेस्ट हो रहा है, या कोई भी दिक्कत है, आपके घर के सामने वाला पेड़ झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, तो आप लेटर लिखोगे कि भाई आकर के काट दो, किसी दिन हमारे ऊपर गिर गया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, टूट जाएगी हमारी गाड़ी, ठीक है ना। तो हो गया लेटर्स हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम्स। और एक होता है जॉब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है ना, जॉब एप्लीकेशंस के लिए भी लेटर लिखे जा सकते हैं। इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स ओनली। हमारे एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। आपके एग्जाम में जो आएगा लेटर राइटिंग, पहली बात वो फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। फॉर्मल का भी कौन सा वाला होगा? बिजनेस या ऑफिशियल लेटर होगा,
ठीक है ना। आपको कभी ये लेटर हाईलाइटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर लिखने को नहीं आएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर। जब आप एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, और अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आपके 5 में से 2 नंबर पक्के। और फॉर्मेट मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। मुझे पता है हर बच्चा इसमें तो 2 नंबर पक्का लेकर के आएगा। फिर बीच की जो बॉडी लिखनी है ना, वो होती है 3 नंबर की। वो आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आपके 3 नंबर आएंगे। अब अगर आपने एकदम परफेक्ट मस्त लैंग्वेज लिखी तो आपके 5 नंबर पक्के। थोड़ा कम रह गया तो हो सकता है 3 में से 2 मिल जाए, 2 + 2 फॉर्मेट के 4 नंबर आ गए। बहुत ही रद्दड़ लिखा तो 1 नंबर तो फिर भी दे ही देगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है, 3 नंबर तो कहीं नहीं गए 5 में से। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि आपको हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी होती है, लीव अ लाइन, ठीक है ना। स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग योर फर्स्ट, जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें आपको रीजन स्टेट करना होता है कि आपने लेटर लिखा क्यों है। भाई लेटर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहे हो? तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड स्टेट द रीजन, क्यों लिख रहे हो। कीप द लैंग्वेज सिंपल, जो लैंग्वेज है लेटर की वो सिंपल रखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं रखनी है आप लोगों को। तो लेटर राइटिंग में एक चीज़ अच्छी है, इसके अंदर अगर आप सिंपल वर्ड्स भी यूज़ करोगे ना तब भी आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था इससे पहले जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उसके अंदर हम बोलते थे कि थोड़े प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखो, प्रोफेशनल इंग्लिश लिखो, जिसके अंदर आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ऐसे वर्ड्स उठाने हैं जो लोग कम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश, यानी कि एकदम सीधी नहीं, जैसे शशि थरूर बोलता है ना टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश, वैसी इंग्लिश यूज़ करनी है, तो आपको जाकर के अच्छे नंबर मिलते हैं। बट लेटर राइटिंग में आप ईजी इंग्लिश भी यूज़ करोगे, सिंपल इंग्लिश आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और लेटर लिखते वक्त आपको ऐड डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो वो लिखो उसके अंदर, ठीक है ना। और अगर आप किसी कन्वर्सेशन है, किसी पेमेंट से रिलेटेड कोई लेटर लिख रहे हो तो उसमें रेफरेंस डालो, रेफरेंस कि भाई आपने जो मुझे पेमेंट करी थी जिसका रिसीट नंबर ये है, इसके रेफरेंस में ये लेटर लिख रहा हूँ, रेफरेंस नंबर आना चाहिए। ऑलवेज भी जेंटल, हमेशा पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करो, यानी कि एकदम हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, सामने वाला डर ही जाए कि भाई डांट रहा है क्या, ठीक है ना। डू नॉट फॉरगेट टू बी पोलाइट इवन इफ इट इज़ कंप्लेंट लेटर यू आर राइटिंग। अगर कंप्लेंट लेटर भी लिख रहे हो तब भी पोलाइट रहो, ठीक है ना, कहीं आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना लेटर के अंदर। चेक टू इंश्योर दैट योर लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज ग्रामेटिकल और स्पेलिंग, ठीक है। ये तो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सभी को पता है। अब ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी, एग्जाम में ये लिख के नहीं आना बेसिकली। कहीं पता चला एग्जाम में लेटर राइटिंग आया आप ये भी लिख रहे हो और ये भी लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये क्या है, ये है सेंडर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर आएगी डेट, फिर एक लाइन छोड़ोगे, डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन ओब्लिक नेम ऑफ एड्रेसी, एड्रेसी कौन है जिसको भेज रहे हो, ठीक है ना। फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है ना, नेम डेजिग्नेशन नेम ऑफ एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूएशन सर मैम लिखोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर, फिर कंटेंट लिखोगे। इसके अंदर देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपने सारी डाल दी कि आपको कितनी चेयर्स चाहिए, कितनी टेबल, कितने स्टूल, कितनी कंप्यूटर टेबल, कितनी फाइलिंग कैबिनेट्स चाहिए, ठीक है ना, सब लिख दिया। फिर कंक्लूजन लिख दिया, ऑल आइटम शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशन, और कोशिश करो कि टाइम पर आ जाए हमारे पास, लेट ना हो। अभी पढ़ेंगे इस लेटर को पूरा, ठीक है ना। फिर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली या सिंसियरली, आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या, योर्स ट्रूली सिंसियरली, आपका सिग्नेचर, आपकी डेजिग्नेशन और आपकी कंपनी का नाम। ये है फॉर्मेट, ठीक है ना, ये है फॉर्मेट। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी फॉर्मेट देखते हैं किसी भी एक लेटर का, जैसे ये रहा सैम्पल, ये एक पूरा लेटर है जो ख़त्म होता है यहाँ पर और शुरू होता है यहाँ पर। अगर आपने ये वाला पार्ट, ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर जिसको जाना है रिसीवर एड्रेसी उसका एड्रेस, अगर आपको नाम पता है जिसको आप लेटर लिख रहे हो तो डियर मिस्टर खान, नहीं पता नाम तो डियर सर, सब्जेक्ट, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप ठीक से कर देते हो 1 नंबर पक्का, ठीक है ना। फिर ये बॉडी है जिसके 3 नंबर है, फिर ये पार्ट आप ठीक कर देते हो तो 1 नंबर और पक्का, ये फॉर्मेट हो गया। थैंक्स एंड रिगार्ड्स मिस साधना कक्कर, एडमिनिस्ट्रेटर जिफ्ट डिजाइन्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो फॉर्मेट के 5 में से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, यानी अगर 5 नंबर से 2 नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो 5 का 2 कितना परसेंट होता है, 40%,
तो 40% नंबर किस चीज़ के हैं? फॉर्मेट के हैं। लेटर राइटिंग में 40% मार्क्स किसे हैं? फॉर्मेट के हैं। रिमेनिंग 60% इस बीच के फॉर्मेट के हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अब देखो इसके अंदर जो फॉर्मेट गिवन है ना, ये थोड़ा गलत फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको स्पेस ही नहीं दिख रहा। अब जैसे ये जो एड्रेस है, सेंटर एड्रेस, इसके बाद एक लाइन छूटनी चाहिए थी, फिर डेट आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे लाइन छूटी दिख ही नहीं रही। वो उसने इतना गैप दे रखा है हर एक के बीच में कि पता ही नहीं चल रहा कि लाइन छोड़ी कि नहीं छोड़ी। तो आपको वो लाइन छोड़नी है, आपको ये लाइन छोड़नी है। आपको ऐसे नहीं कि एक ही बार में सारा ऐसे अच्छा लग रहा है, खुद देखो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि कहाँ पे क्या शुरू हो रहा है क्या खत्म हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको एग्जाम में लाइन छोड़नी है हर एक के बाद, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका पूरा लेटर खत्म होगा। अब हमें करना क्या है, हम लोगों को अगर इसमें 5 नंबर अच्छे से स्कोर करने हैं तो आपको अच्छे से दिमाग में वर्ड्स रखने हैं। कौन से वाले बता दूं? आपको एक लेटर पढ़ना है इंक्वायरी से रिलेटेड, और उसमें देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर इंक्वायरी लेटर है तो आपको एक लेटर पढ़ना है रजिस्टरिंग कंप्लेंट से रिलेटेड। अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो आप उसमें क्या वर्डिंग्स यूज़ करोगे, कैसे शुरुआत करोगे, उसके अंदर क्या कंटेंट आएगा, कैसे एंड करोगे। अगर आपको आस्किंग फॉर और गिविंग इन्फॉर्मेशन, अगर इससे रिलेटेड लेटर आता है तो उसका भी एक फॉर्मेट देख लो। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी इसके अंदर हो सकते हैं फॉर्मल लेटर्स, हर एक को एक बार देख लेना है और उसका फॉर्मेट समझ लेना है। फॉर्मेट में स्टार्टिंग और एंड वाला तो सबका कॉमन है, जो स्टार्टिंग का 1 नंबर का, एंड का 1 नंबर का, वो तो कॉमन है। जो बीच का 3 नंबर का है वो वाला फॉर्मेट, कि अगर आपके सामने लेटर आ गया, आपने स्टार्टिंग का और एंड का फॉर्मेट तो लिख लिया, बीच में भी तो कुछ लिखोगे, वो कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखूं, कैसे पूछूं, क्या बोलूं, वो चीज़ एक बार आपको देखनी है। अगर हर एक लेटर की आपने एक एक चीज़ समझ ली, एक बार देख ली, 2-3 बार रिवाइज कर ली, आप एकदम सेट हो एग्जाम में करने के लिए इसका क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा। और एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को इसमें करनी है, सिर्फ ऑडिट करके मत जाना। ऑडिट पता है क्या होता है? देख करके चले गए। कम से कम एक बार हर एक लेटर को लिख के भी देख लेना। जब आप लिख करके देखते हो ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है एग्जाम में लिखने में। आपको पता होता है कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था, वो आप ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। और जब आप सिर्फ देख करके जाते हो तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है पहली बार लिखने में। तो एक बार हर एक टाइप का लेटर प्लीज़ लिख कर ज़रूर जाना, प्रैक्टिस करना। वैसे तो कर ही लोगे, अभी एक टेस्ट लूँगा जब मैं, बट फिर भी टेस्ट से पहले भी एक बार कर लेना, जैसे कि टेस्ट में अच्छा कर पाओ। वैसे चैप्टर इतना सही है। अब हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, अगले 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ लेटर्स देखना और समझने की कोशिश करनी है कि किस लैंग्वेज को हमें यूज़ करना है एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो एक ये लेटर है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं, बट ये चीज़ें नहीं लिखनी एग्जाम के अंदर, ये सब नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। ये तो सिर्फ बता रहे कि ये क्या है। आपको एग्जाम में जब लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, कहाँ गया आप, ऐसे, ठीक है ना। अब ये क्या है, सेंडर एड्रेस है, बट आपने लिखा है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा, वो सिर्फ वहाँ पे बताने के लिए कि किस ये क्या, ये चीज़ होती क्या है। तो एग्जाम में ये वाला पार्ट मत लिख के आ जाना भाई ये भी लिखा है, ये सब ये नहीं लिख के आना। तो देखो हमें पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर। तो क्या हुआ होगा कि आप कोई फर्नीचर देख करके आए होगी किसी शॉप पर, ठीक है ना, और आपने देख लिया होगा, रेट्स वगैरह कोड्स वगैरह ले लिए होंगे, प्राइस ले लिया होगा। अब आप एक लेटर के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और आपको इसके लिए एक लेटर लिखना है। बढ़िया सा एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे। डेट कौन सी लिख सकते हो, या तो क्वेश्चन में गिवन है डेट तो ठीक है, नहीं गिवन तो जिस दिन एग्जाम उस दिन की डेट लिख लो, ठीक है ना। डेजिग्नेशन नेम ऑफ द एड्रेसी, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो भाई, ठीक है ना, मैनेजर। फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है ना। किसको लेटर लिखना है, अगर उसका नाम गिवन है तो नाम लिखोगे, डियर मिस्टर खान, डियर मयंक, डियर श्रुति, इस तरीके से। नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर नाम तो डियर सर या फिर डियर मैडम, ऐसे लिख सकते हो। सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रहा है कि आपको लेटर लिखना है फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर, तो आपका क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द ऑफिस फर्नीचर। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि देख करके पता चल जाए किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऐसा हो कि देख करके, उसी को पढ़ करके पता चल जाए कि किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है। अब आ गया कंटेंट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सुनो, ठीक है ना, इसकी भावनाएं समझना। आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग
of office furniture, I wish to place an order for the following items for our office. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज एंड टू द पॉइंट बात कि हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला जो पैराग्राफ होता है किस बारे में होना चाहिए, पर्पस ऑफ लेटर, कि आपका लेटर किस पर्पस के लिए है, लिख दिया हम लोगों ने। अब आपने क्या किया, ये हमेशा बुलेट्स में लिखना, बुलेट्स में, ठीक है ना। सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, ये वाला फॉर्मेट आप हमेशा यूज़ करोगे जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे। हमेशा आपको याद रखना कि जैसे ही एग्जाम में आया है कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर लिखने को, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिखोगे कि कितने क्वांटिटी में कितने आइटम्स आपको चाहिए। तो आप याद रखते हो सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी हमेशा आएगा उस लेटर में जिसमें आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे, हमेशा आएगा। अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। लिख दिया आपने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट थी ऑफिस की, ये अपनी मर्जी से लिखोगे आप, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ऑल द आइटम शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशन, फिर आपने उसको क्या बोला कि जितने भी आइटम हैं ये एज पर स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, आपकी जो कैटलॉग में स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि कैटलॉग में साइज कुछ और आपने मुझे कुछ और बेच दिया, ठीक है ना। मेंशन्ड इन योर कोटेशन, तो आपने कोई कोटेशन लेकर के आए होगे उससे, तो उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है वही स्पेसिफिकेशन आपको मुझे देनी है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल, क्या होता है सब स्टैंडर्ड मटेरियल, व्हाट इज सब स्टैंडर्ड, खराब क्वालिटी का। देखो स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया अच्छी क्वालिटी का, सब स्टैंडर्ड हो गया खराब क्वालिटी का, ठीक है ना। सब स्टैंडर्ड मटेरियल विल बी रिटर्न्ड, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ये आपको जब भी कोई लेटर लिखोगे फॉर ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने मुझे कोई भी आइटम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का भेजा, तो भाई मैं हो सकता है कि आपकी पेमेंट कैंसिल कर दूँ या फिर पेमेंट काट लूँ, ठीक है ना। अब ऑर्डर तो आ चुका है ना, ठीक है ना, तो हो सकता है उस चीज़ की पेमेंट ना करूं, या हो सकता है कि मैं आपसे प्राइस में डिस्काउंट मांग लूँ। सब स्टैंडर्ड मटेरियल विल बी रिटर्न्ड, इसने बोल दिया कि उसको हम रिटर्न ही कर देंगे। द डिलीवरी शुड बी मेड बिफोर May 25, 2000, आपकी मर्जी है, कोई भी 2022 में लिख सकते हो आप। फेलिंग विच द ऑर्डर विल स्टैंड कैंसल्ड, और अगर आपने मुझे डिलीवरी 25 तारीख तक नहीं दी, 25 मई तक, तो मैं मान के चलूँगा कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। विल स्टैंड कैंसल्ड। प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट एज एप्लीकेबल, मुझे बिल भेजोगे वो डिस्काउंट के बाद भेजना जो भी एप्लीकेबल हो। एज अग्रीड अपॉन अर्लियर, पेमेंट ऑफ द बिल विल बी मेड बाय चेक इन फेवर ऑफ द फर्म विद इन 10 days आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि डिस्काउंट मैं आपको पेमेंट कब करूँगा, जैसे ही मुझे सामान मिल जाएगा डिलीवरी के 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट ऑफ द विल बी मेड बाय चेक इन फेवर ऑफ द फर्म विद इन 10 days आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आइटम्स। आपने सारी चीज़ें इसमें लिख दी, तो ये चीज़ें याद रख लो। कितनी है, गिनती की 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, याद रख लो। जब भी एग्जाम में आया कोई भी लेटर लिखना है फॉर ऑर्डरिंग समथिंग, तो याद रखना ये चीज़ें लिखनी है मुझे, ठीक है ना। और इसमें आप अपनी मर्जी से भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। आप रिटर्न करने की जगह ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने सब स्टैंडर्ड माल भेजा तो मैं उसमें एडिशनल डिस्काउंट ले लूँगा, ये भी बोल सकते हो मैं रिटर्न कर दूंगा, ये भी बोल सकते हो उसकी पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ये आपके ऊपर होता है। ये आप इसी के 3 नंबर हैं आपके। लो जी, अगला 1 नंबर ये रहा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, या कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। योर रिस्पेक्टफुली, योर्स कुछ सिग्नेचर कर दिया, ठीक है ना। डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, जो सेंड कर रहा है वो कौन है, मैनेजर है ऑफ केडी इन्फोटेक। खत्म, लेटर हो गया खत्म। देखो यहाँ पे लिखा होगा ये सेंडर्स एड्रेस, जो पहली चीज़ होती है वो होती है सेंडर एड्रेस, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। इसमें हमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। द सेंडर कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल मस्ट बी एडेड एट द टॉप, होना ही होना चाहिए। इफ़ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द लेटर हेड ऑफ द कंपनी देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर। अब कई बार कंपनीज जब भी कोई लेटर लिखती हैं तो उनका लेटर हेड होता है। लेटर हेड पता है क्या होता है? आपने कभी आपके घर पे कोई भी किसी भी कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट आया हो तो आपने देखा होगा कि वो A4 पेज पर, प्लेन A4 पेज पे नहीं होता, उसमें ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अगर आप किसी उसे हम बोलते हैं लेटर हेड, अगर आप लेटर हेड पे कोई, हाँ वो सब भी लिखा होता है, वेरी गुड। तो ये जो लेटर हेड होता है ना, अगर इस पर आप कोई लेटर लिख रहे हो तो फिर आपको अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार हो जाएगा ना भाई,
लेटर हेड पे तो लिखा ही है, आपने नीचे भी लिख दिया, तो वो चीज़ है। बट एग्जाम में तो आपको पता ही है कि लेटर हेड तो नहीं, आपके सामने तो एक प्लेन पेपर होगा, तो उसमें तो लिखना ही पड़ेगा ना, उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। डेट, it is important to add the date because if you want to communicate further then adding the date can make it easy for you to maintain the record of the letter। अब आगे चल के वो रिप्लाई करता है उस लेटर का, तो डेट होनी चाहिए, जैसे कि वो रेफर करता है कि इस डेट को आपको जो लेटर आया था मैं इसका रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसका रिप्लाई आएगा, उसका आपको फर्दर रिप्लाई करना है, तो आप बोलोगे कि इस डेट पर जो आपका लेटर आया था इसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो डेट जो है वो फर्दर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सैल्यूएशन, द सैल्यूएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर एंड मस्ट बी एडेड एट द बिगनिंग। क्या हो सकता है इसके अंदर, डियर सर और मैडम लिख सकते हो। इफ़ यू नो, देखो लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू नो, इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यूज दिस। However, it is always advisable to try to find out the name of the person you are writing to, ठीक है ना। और अगर नेम आपको पता है तो डियर मिस्टर मुरलीधर, जो भी लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, मडलायर, क्या ये कैसा नाम है, मडलायर, ठीक है ना। इफ़ यू नो द नेम यूज द टाइटल मिस्टर, मिस, मिसेस, मिस, डॉक्टर एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ सरनेम ओनली, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अलॉन्ग विथ सरनेम, तो अगर बंदे का नाम है मयंक महेश्वरी, जिसको आपको लेटर लिखना है, तो मिस्टर महेश्वरी, मिस्टर मयंक महेश्वरी की जगह मिस्टर महेश्वरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो आप कोशिश करो कि आपको क्वेश्चन में पता चल जाए आपको लेटर किसको लिखना है। अगर नाम पता चल गया तो उसका सरनेम, अब वो अगर लड़की है और पता है कि मैरिड है तो मिसेस लड़की का सरनेम, अनमैरिड है तो मिस लड़की का सरनेम, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डॉक्टर है तो डॉक्टर उनका सरनेम, और नाम नहीं पता तो फिर डियर सर या डियर मैम कर सकते हो। हाँ और मिस तब जब अनमैरिड है, हाँ, तो एमएस, मिस और ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करा जा सकता है। इसको मिस लिख लो या मिस लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर आपको पता ही है, मिस्टर आपको पता ही है, मिसेस आपको पता ही है, और मिस्टर आपको पता ही है। चलिए, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज मैंशनड इमीडिएटली आफ्टर सैल्यूएशन। तो सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सब्जेक्ट के तो भाई काम नहीं चलता, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट पता ही आपको कैसे लिखना है, इजी है। कंटेंट में इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ द फॉर्मल लेटर शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ कंसाइज मैनर, कभी भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कंसाइज यानी कि छोटा छोटा लिखो। इट शुड क्विकली एंड सिंपली समराइज द पॉइंट दैट यू वांट द रीडर टू फोकस ऑन और एक्ट ऑन। उसके अंदर क्विक छोटे से कंसाइज वे में आपको मेन जो मैटर आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो बात, वो होनी चाहिए लिखी हुई। फिर बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर आप कोशिश करो कि डिटेल्स हों अच्छे से, की पॉइंट्स हों उसके अंदर, और जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो उस बॉडी के अंदर अच्छे से पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज कैसे भी लिखा हो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना आपको लेटर के अंदर, कि एक ही चीज़ को बार बार आप बोले जा रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। फिर कंक्लूजन आ जाएगा। द कंक्लूजन इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइटर्स पर्पस ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिसीवर, व्हाट ही थिंक्स द नेक्स्ट स्टेप शुड बी एंड फर्दर एक्शंस दैट ही मे टेक। मोरओवर द राइटर शुड ऑलवेज होप फॉर अ पॉजिटिव रिएक्शन और रिप्लाई एंड मस्ट यूज द टर्म्स लाइक थैंकिंग यू विथ वार्म रिगार्ड्स एक्सेट्रा बिफोर साइनिंग ऑफ। तो ये एग्जाम्पल आ गया, छोड़ो इसको। फिर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिख सकते हो, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, विथ अप्रिसिएशन, विथ सिंसियर अप्रिसिएशन, विथ सिंसियर थैंक्स। कोई भी एक याद कर लो, वही लिख देना, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। योर्स रिस्पेक्टफुली या योर्स ट्रूली सबसे आसान है, हो सकता है रिस्पेक्टफुली की स्पेलिंग भूल जाओ, ठीक है ना। तो योर्स ट्रूली, इसकी नहीं भूलोगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। तो ये आ गया आपका, देखो लेटर फॉर इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी, देखो कैसे है ये लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि एक एक टाइप के हर लेटर आप देख लेना। जैसे लेटर ऑफ इंक्वायरी है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है, बट यहाँ पे पूरा लेटर आ गया, इसके अंदर क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ये चीज़ याद कर लो कि अगर इंक्वायरी के लिए कोई लेटर लिखना है तो मुझे इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है ना। फिर आ गया ऑर्डर लेटर, आपको कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो इस वाले को पढ़ लेना, सैम्पल को। यहाँ पर देखो ऑर्डर में आपको बोला था ना मैंने कि हमेशा ऐसे लिखना है आपको, आइटम क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन,
ठीक है ना। आइटम क्वांटिटी, अगर आप आइटम क्वांटिटी भी लिख देते हो एग्जाम में बहुत है, स्पेसिफिकेशन ना भी लिखो, नीचे लिख सकते हो कि आइटम शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशन डिस्कस्ड विद यू, ठीक है ना, या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन मेंशन इन योर ब्रोशर। तो आपको ये वाला कॉलम लिखना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो देखो उस वाले लेटर में भी तो इस वाले लेटर में भी, यानी आपको क्या याद रखना है कि जब भी ऑर्डर के लिए कोई लेटर होगा तो उसमें इस तरीके का आपको फॉर्मेट फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट के अंदर क्या करना है, ये रहा देखो सैम्पल, ये पढ़ लो कि लेटर ऑफ कंप्लेंट आएगा तो मुझे इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, किसी को डांटना नहीं है, हड़काना नहीं है, प्यार से बात करनी है। कंप्लेन करो बट फिर भी प्यार से करो। इसमें एक चीज़ अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, प्यार से और प्यार से ही सुनाना है यहाँ पर, देखो प्यार से सुनाया होगा उसने, अभी पढ़ाऊंगा, रुको। रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट लेटर है उसको रिप्लाई करना है तो कैसे करोगे। इसमें तो देखो आपके पास अगर कभी भी ग्रोफर, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का कभी भी कोई भी रिप्लाई आया हो मेल में, वही सेम लैंग्वेज आपको उठाकर लिखनी होती है रिप्लाई टू अ कंप्लेंट लेटर में। देखो मैं आपको, देखो आपको ये पढ़ करके कभी आपने कोई भी कंप्लेंट करी हो इन प्लेटफॉर्म्स पर तो उसकी याद आ जाएगी। सैंपल देखो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में आप क्या कह रहे हो, रिप्लाई टू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस, देखो दिस इज अबाउट योर ऑर्डर नंबर SN 115 विच यू प्लेस्ड विद अवर कंपनी ऑन December 1, 2000 जो भी हो। द ऑर्डर कंप्राइज्ड ऑफ 6 2-ton स्प्लिट एयर कंडीशनर ऑफ डैश ब्रांड एंड 4 1.5 टन विंडो एयर कंडीशनर ऑफ XYZ ब्रांड। तो इसके अंदर तो इसने पहले बता दिया कि भाई आपने जो मुझे एक लेटर किया था जिसमें आपने मुझसे ये ख़रीदा है इसके बारे में, तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया कि इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस लेटर के अंदर। वी सिंसियरली अपोलोजाइज टू यू फॉर द डिले इन डिलीवरी of the product you ordered with us due to problems with supply from the manufacturers and this inconvenience has been caused to you। तो हम सिंसियरली आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं जो भी आपको दिक्कतें हुई हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर से हमें लेट मिल रहा था, इस वजह से आपको दिक्कत आई है, ठीक है ना, लिख दिया। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू मिनिमाइज द डिले as much as possible to reduce our trouble. We promise that your shipment will be delivered before this date. You have been a loyal and supportive client of our company for years and we are grateful to you. As a small token of honor and as a mark of apology, we offer 10% discount to you on our next purchase. अब देखो कस्टमर चलाना जाए उसको कंप्लेंट आ गई है तो हमने पटाने के लिए क्या किया कि अगली परचेज पर आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे एज अ टोकन ऑफ अपॉलॉजी, ठीक है ना। ये बहुत बार मेल्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, मैं तो करता रहता तो मेरे पास आती रहती हैं, ठीक है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मिलते रहता है एज अ टोकन ऑफ अपॉलॉजी। स्विगी का भी अब कहीं देखो स्विगी से खाना मंगाओ अच्छा नहीं आया तो कंप्लेंट तो करनी बनती है ना, नहीं यार कई बार आ भी जाता है, ज़्यादातर अच्छा ही आता है, कभी कभी नहीं आता। जनरली लेट नाइट मंगाओ ना 12-1 बजे के बाद, तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं आता, क्योंकि उस वक्त है ना सारे, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट खुले नहीं तो अच्छे सारे बंद हो जाते हैं। कुछ लोकल जो थोड़े गाँव वाले एरियाज में होते हैं ना वो खुले होते हैं, वो अच्छा नहीं देते। वेन एवर यू प्लेस योर नेक्स्ट ऑर्डर विद आवर कंपनी यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन द फाइनल बिल वैल्यू। तो जब भी आप अगला ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको फाइनल बिल वैल्यू पे 10% हम डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिख के आनी है। To ensure that a similar problem does not occur in future again, we have taken all precautionary steps. Once again, we apologize to you for the inconvenience caused to you. We would appreciate your support in the matter. Thank you, yours sincerely, ठीक है ना, सिद्धार्थ सप्रा, जनरल मैनेजर सेल्स एंड परचेज डिवीजन। तो आपको ये लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज ये कहीं ना कहीं अगर आपके पास कभी भी कोई कंप्लेंट आपने किया है, कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन आया उस साइड से, तो हमेशा यही लैंग्वेज यूज़ करता है वो, ठीक है ना। तो आपको ये लैंग्वेज दिमाग में बैठा लेनी कि अगर कोई भी कंप्लेंट लेटर का रिप्लाई करने को आ गया एग्जाम में तो ये लैंग्वेज मुझे यूज़ करनी है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज मुझे यूज़ करनी है, मुझे उनके पाँव में पड़ जाना है कि भैया माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बट हिंदी में नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है। उर्दू आती है तो लिख लेना भाई, एग्जामिनर को भी आती होगी तो उर्दू में मार्क्स भी दे देगा। चलो अगला है प्रमोशन लेटर्स, पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। मैं भी 1-2 लेटर पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग के, फिर देखो ये आ गया सेल्स लेटर। अरे रुक जाओ यार, अभी तो टाइम बचा है। फिर है देखो रिकवरी लेटर, ठीक है, रिकवरी लेटर का सैंपल ये रहा, 2, 3, 4 रिकवरी लेटर के तो बहुत सैंपल है। लो जी चैप्टर फिनिश,
फिनिश, मतलब इसके बाद और पेजेस नहीं हैं आपकी बुक में। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ एक दो फॉर्मेट्स देखना चाहते हैं। देखो एक तो क्लास में देख लो, फिर घर पे देख लेना बैठ करके, ठीक है ना। और कुछ समझ ना आए किसी फॉर्मेट में तो अगली क्लास में मुझसे पूछना, बट एक दो तो देख लो अभी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है इसमें क्या लैंग्वेज यूज करनी है, देखो ये क्या है बताइए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सेंडर्स एड्रेस। फिर आएगी एक लाइन का गैप, ये क्या है, डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट, ठीक है ना। फिर एक लाइन का गैप आएगा, ये क्या आ गई, डेजिग्नेशन जिसको आप लिख रहे हो, ठीक है ना। फिर क्रिएटिव केटरिंग 59 कैलाश कॉलोनी न्यू दिल्ली 32, ये आ गया, एक नीचे ज़्यादा आ गया, ये आ गया आपका रिसीवर एड्रेस। फिर आ गया डियर मिस्टर खान, यहाँ पे पता होगा भाई नाम, डियर मिस्टर खान। सरनेम आता है, याद रखना सरनेम, ठीक है ना। सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज। अच्छा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, मैं बोला था 1 मिनट रुक जाओ बताता हूँ, वो चीज़ दिखी नहीं मुझे, वरना मैं बता देता अभी। कंप्लेंट लेटर कहाँ है, देखो जैसे एक कंप्लेंट लेटर था, यहाँ पे इन लोगों ने चीज़ करी नहीं, बट आप एग्जाम में कर सकते हो। जब भी लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो वर्ड लिखा है ये अपर केस में लिख सकते हो। वो एक थोड़ा सा दिखाता है कि आप गुस्से में हो, ठीक है ना। किस में लिख सकते हो, अपर केस में। जैसे ये तो सब्जेक्ट ऐसे लिखा है, आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, अपर केस में, सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में। और फिर आगे ये लिख दो जो भी है, इसको कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल लिखना है। फिर सब्जेक्ट वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना। कब, अगर कोई लेटर लिख रहे हो फॉर कंप्लेंट तो उसे एक एग्रेशन दिखता है हल्का सा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, उसने किया नहीं है बट ऐसे किया जाता है। तो सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, सर तो सब्जेक्ट को वैसे हाईलाइट करेंगे ना, डिफरेंट पेन यूज करेंगे, मतलब पेन तो ब्लैक ही यूज करेंगे बट डिफरेंट नहीं मत करना, ज़्यादा पंगे मत लेना। एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेकर के, डिफरेंट कलर के पेन हाईलाइटर ये सब यूज़ करना अलाउड नहीं है। ब्लैक पेन नहीं, मतलब बोल्ड करके लिख दो, कैसा कह रहे हो, क्या, बोल्ड करके लिख दोगे सब्जेक्ट को, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बोल्ड करके लिख लो। वो मत करना ही, पहले ही बता देता हूँ, तुम लाल पीले हरे नीले पेन ले गए ना तो नंबर भी ऐसे ही आएंगे तुम्हारे, ग्लिटर वाले पेन चमकीले। देखो पेन चमकीला कोई दिक्कत नहीं, बट वो लिखता नॉर्मल हो। सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। देखो अगर आपको कोई ऑर्डर देना है, क्या लिख रहे हैं हम, इंक्वायरी करनी है, सॉरी लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आपका कैसे हो सकती है स्टार्टिंग, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड दिस डेट वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। यहाँ पे आई नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वी, आपको भी वी वर्ड यूज करना है। वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज, वी आर सेलिब्रेटिंग। देखो आप किसी कंपनी के बिहाफ पर हमेशा लेटर लिखते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किसी कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हो, कंपनी ने आपको बोला है कि आप मैनेजर हो, लेटर लिखो, तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, आई या वी, वी, ठीक है ना। वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज, वी आर सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन इन द कमिंग मंथ एंड लुकिंग फॉर अ केटरिंग सर्विस दैट कैन हैंडल अ बिग गेस्ट लिस्ट, जो ज़्यादा गेस्ट को हैंडल कर सके, ऐसी केटरिंग सर्विस हम ढूंढ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 गेस्ट एंड एम्प्लॉयज़ फॉर अवर सेलिब्रेशन डिनर। हमें लग रहा है कि 500 के आसपास गेस्ट और हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है ना, फॉर द सेलिब्रेशन डिनर। सेलिब्रेशन डिनर से समझ आ गया कि रात का फंक्शन है। इट विल बी अ फॉर्मल इवेंट एंड वी विल नीड फुल केटरिंग सर्विसेज दैट इंक्लूड सेवरल कोर्सेज, ठीक है ना। सेवरल कोर्स मील्स यानी कि सूप भी होना चाहिए, सैलड्स भी होने चाहिए, एपेटाइजर्स भी होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि वो स्नैक्स वगैरह, मेन कोर्स भी होना चाहिए, स्वीट डिश भी होना चाहिए। तो सेवरल कोर्स मील्स हम सोच रहे हैं कि हो, सेवरल कोर्स मील इंक्लूडिंग स्टार्टर्स एंड डेजर्ट्स। वी ऑल्सो रिक्वायर 10 वेटर्स एंड 5 होस्ट टू सर्व एंड अटेंड अवर गेस्ट। हम चाह रहे हैं कि हमें कम से कम 10 वेटर और 5 होस्ट भी मिले जो हमारे गेस्ट को अटेंड कर सके। काइंडली प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग, काइंडली प्रोवाइड अस विद द डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग। तो हमें कृपया इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स दो। क्या करा, पॉइंट में लिख दिया
कि हमारा जो हमें मेन डिटेल्स चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं दे रहे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंक्वायरी लेटर। तो हमें इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ होना तो चाहिए इंक्वायरी से रिलेटेड, कि भाई हम क्या पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ बताते ही रहोगे या कुछ पूछोगे भी। इंक्वायरी मतलब क्या होता है, बताना नहीं होता, इंक्वायरी मतलब होता है पूछना, ठीक है ना। तो इंक्वायरी कर दो। वेदर योर केटरिंग सर्विस हैज़ द एक्सपीरियंस टू हैंडल अ लैविश सेलिब्रेशन विद अ लार्ज ऑडियंस सच एज आर्स। क्या आपकी केटरिंग सर्विसेज के पास एक्सपीरियंस है कि वो 500 गेस्ट की एक लेविश सेलिब्रेशन हैंडल कर पाए जैसे हमारी हो रही है। वेदर वेटर्स एंड होस्ट आर प्रोवाइडेड बाय यू, क्या वेटर और होस्ट आप लोग प्रोवाइड करोगे या हम लोगों को खुद अरेंज करना है, ठीक है ना। ऑफर्स एंड डिस्काउंट अवेलेबल, हमें बताओ आपके पास कोई ऑफर या डिस्काउंट चल रहा है क्या। द मेन्यू ऑप्शंस एंड चार्जेस, हमें बताओ कि आपके पास मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं खाने पीने के और उनके चार्जेस क्या हैं। इफ़ देयर आर एनी एडिशनल चार्जेस लेवाइड फॉर आइटम्स, ठीक है ना, या सेंटर पीसेज एक्सेट्रा। तो क्या आइटम्स नहीं लिखा, लेनेंस लिखा है। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी अच्छे फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत बीच में बड़ी सी मार्बल की मूर्ति रखी हुई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, पानी बह रहा है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं। तो ये होता है आपके सेंटर पीसेस। यानी कि अगर हम ये सब भी उस अपने फंक्शन में रखवाते हैं कुछ शो पीसेस, तो उसके भी क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे, अगर हाँ तो कितने, ठीक है ना। एनी एडिशनल चार्जेस लोगे तो हाँ तो कितने। वी शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल्स मैंशनड अलॉन्ग विथ अ रफ एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। और हम ग्रेटफुल होंगे, वी वुड अप्रिशिएट कि अगर आप हमें ये सारी डिटेल्स कोटेशन के साथ जल्दी से जल्दी दे पाओ, ठीक है ना। रफ एस्टिमेट दे दो, रफ एस्टिमेट वर्ड यूज़ करना इंक्वायरी फॉर्म में, एग्जैक्ट एस्टिमेट कोई नहीं दे पाता। जब अपनी गाड़ी या बाइक सर्विस कराने जाते हो तो वो भी आपको एक रफ एस्टिमेट देते हैं कि भाई इतनी आपकी सर्विसिंग कॉस्ट आ जाएगी, हो सकता है कि एक्चुअल फिगर्स अलग हो, ठीक है ना। तो इंक्वायरी में हमेशा एक रफ एस्टिमेट मांगा जाता है, अलॉन्ग विथ रफ एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स एंड रिगार्ड्स मिस साधना कक्कर, एडमिनिस्ट्रेटर विट डिजाइन। खत्म। तो आपको क्या समझ आया कि भाई फॉर्मेट के 2 नंबर तो हमारे जेब में आ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। 3 नंबर पे हमें मेहनत करनी है, मेहनत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको अलग अलग लेटर्स देख लेना। आपको देख गया 5, 6, 7, 8 कैटेगरीज के लेटर हैं और उसमें बस फोकस करना कि अगर इंक्वायरी का लेटर है तो मुझे क्या चीज़ें लिखनी है, अगर ऑर्डर देने का लेटर है तो क्या चीज़ें लिखनी है, कंप्लेन का लेटर है तो क्या चीज़ें लिखनी है, रिप्लाई टू कंप्लेन का लेटर है क्या चीज़ें लिखनी है, एंड सो ऑन। आपको हार्डली 1 दिन लगेगा ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करने में। एक रजिस्टर उठाना, वहाँ पे फॉर्मल लेटर हेडिंग डालना और वहाँ पर आप क्या करना, फॉर्मल लेटर की कैटेगरीज बना देना कि ये कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज आपको आपकी बुक में ही दिख जाएंगी। पहली कैटेगरी है लेटर फॉर इंक्वायरी, पहली डाल दी। फॉर्मेट सेम, अंदर जो मेन चीज़ें आप डाल सकते हो उसके अंदर वो यहाँ से एक आइडिया ले लेना कि ये चीज़ अगर मैं लिखूँ लेटर में तो एक लेटर अच्छा दिखेगा, वो चीज़ें याद रखना। एग्जाम के वक्त हो गया काम। तो अपने अलग अलग पेजेस पर अलग अलग दिखा देना कि भाई फॉर्मल लेटर जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी का हो सकता है, मुझे उसमें क्या करना चाहिए। फिर दूसरा जो है वो किसका था, ऑर्डर लेटर हो सकता है, अगर ऐसा आया है तो मुझे क्या करना है, ठीक है ना। लेटर ऑफ कंप्लेंट आया है तो मुझे क्या करना है, रिप्लाई टू अ कंप्लेंट आया है तो मुझे क्या करना है, ये रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है ना, एंड सो ऑन। कहाँ गया भाई 5वां, ये देखो प्रमोशन लेटर आया है तो मुझे क्या करना है, ठीक है ना। प्रमोशन लेटर के लिए क्या करना है, प्रमोशन मांगना है आपको, कैसे मांगोगे, ठीक है ना, कि भाई मैं इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैंने इतने इतने अच्छे टारगेट्स अचीव करे तो प्लीज़ मुझे प्रमोशन दो, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि आप प्रमोशन मांगने के लिए लेटर ना लिखो, आपने किसी को प्रमोशन दिया है उसके लिए आप लेटर लिखो कि यू आर बीइंग प्रमोटेड, ठीक है ना, वो भी प्रमोशन लेटर होता है, ठीक है। वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, आप मांगो के ऐसा होता नहीं है जनरली। सेल्स लेटर आ गया, ठीक है ना। तो ये सब एक बार देख लेना कि इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। ये बस इतना पार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट, इतना पार्ट, ये 2-3 पैराग्राफ हर एक लेटर में यही हैं जो अलग हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये सब हर जगह होगा। ये ऊपर डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये सब हर जगह होगा। सिर्फ इतना फोकस करना है आपको, बस ख़त्म, ठीक है ना। तो कर लोगे आप इतना काम तो घर पे, ठीक है ना। तो इसको घर पे ट्राई कर लेना, सारे लेटर्स पढ़ के देखना, कुछ समझना है पूछना। अगली क्लास में हम करेंगे अगला पार्ट बी ऑफ द चैप्टर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हाँ यस यू कैन। इज इट नेसेसरी टू ग्रामेटिकली, देखो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप टूटी फूटी ग्रामर लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ग्रामर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बार को काम कर जाएंगी, चलो छोटी मोटी हो गई, बट ग्रामर मिस्टेक वो टॉलरेट नहीं करते। तो ग्रामर शुड बी स्ट्रॉन्ग, अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है
ठीक है ना, वी, शैल, शुड, इसमें आपको दिक्कत आती है, तो आप सबसे अच्छा तरीका मुझे किसी को भी अगर अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो पता है क्या करो, जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है, अब तक मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं समझी हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। जो आपके दिमाग में चलता है वो किस में चलता है? हिंदी में चलता है कि घर पे जाके खाना खाना होगा, पता नहीं क्या बना होगा, ठीक है ना, आज दोस्तों के साथ मिलना है, ये दिमाग में चलती रहती है थॉट्स। ये जो हिंदी में चल रही है ना, कोशिश करो कि ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो, अपनी सोच को ही इंग्लिश में करो। हाँ हाँ, तो उससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी। और बाकी आपकी जो इंग्लिश है आप अपनी ही इंग्लिश यूज़ करो, आपको ये ज़रूरी नहीं इतनी हाई फाई इंग्लिश यूज़ करनी है। यू कैन यूज़ योर इंग्लिश बट ग्रामर शुड बी करेक्ट। ग्रामर के साथ छेड़खानी मत कर देना, ठीक है ना, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।